नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। दोस्तों, मौर्य वंश के पतन के बाद दो नए राजवंशों का उद्भव हुआ जो थे सातवाहन वंश के लोग और कुषाण शासक। तो सातवाहनों ने अपनी सत्ता दक्षिण भारत में स्थापित कर ली और कुषाण शासकों ने अपनी सत्ता उत्तर भारत में स्थापित कर ली। और उसके बाद जो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, यह कुषाण शासकों के समय एक सामंत थे और यह अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को बढ़ाते गए और बाद में इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नए राजवंश गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो श्री गुप्त का जो शासन काल रहा 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा और इनके जो उत्तराधिकारी हुए वह हुए घटोत्कच। घटोत्कच का जो टाइम काल था यह 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक था। यह भी गुप्त वंश के लिए कुछ ज्यादा प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाए। इन वजहों से श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में प्रश्न कम पूछे जाते हैं। उसके बाद जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है वह माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और इसी समय चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत गुप्त संवत 320 ईस्वी में चलाया और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसलिए इसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और यह गुप्त वंश का बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, जिसके कारण इसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इसके दरबारी कवि का नाम हरिशेन था। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की, तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को इसके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। और इसी समुद्रगुप्त के दरबार में जो प्रमुख लोग रहते थे वह थे इसी समुद्रगुप्त के समय संस्कृत के प्रख्यात विद्वान कालिदास, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, व महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, इस समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट रहते थे, जिन्होंने शून्य की खोज की और आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत नामक 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद 2 प्रमुख उपाधियां धारण की। विक्रमांक की उपाधि धारण की और इसने एक और उपाधि धारण की, अश्वमेधकर्ता की। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ, समुद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वह चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, परंतु इससे पहले एक उत्तराधिकारी हुआ था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय व रामगुप्त, जिसमें रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था और यह गद्दी पर बैठा, परंतु यह बहुत ही कायर शासक था। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुवस्वामिनी और शकों से युद्ध में पराजित हो गया यह रामगुप्त और इसने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक शासक को सौंप दिया। उसके बाद इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी पत्नी को शकों को पराजित करके इसकी पत्नी को स्वतंत्र करा के ले आया और इसने रामगुप्त की हत्या कर दी और इसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया और इन दोनों से एक पुत्री उत्पन्न हुई चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसका नाम था प्रभावती। इसने प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा यानी वाकाटक का जो क्षेत्र था वह मालवा और गुजरात का क्षेत्र था, तो इसने वाकाटक राजा से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया। और विवाह के बाद इसकी पुत्री के जो पति यानी इसके दामाद की मृत्यु बहुत ही अल्प आयु में ही हो गई और इसका जो अभी इसकी पुत्री का जो लड़का था वह नाबालिग था, तो
इसकी पुत्री वास्तविक शासिका हुई। इसकी पुत्री प्रभावती ही वहां के शासन व्यवस्था को संभालने लगी और यह अपने पिता के निर्देशों से कार्य करती थी। तो एक तरह से इसका जो एक अधिकार था वह मालवा और गुजरात राज्य पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकार हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ यह हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बारे में बस यही पूछा जाता है कि कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इसके अन्य नाम भी हैं, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त या इसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। और कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड था यह 415 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक था। इसके बाद 455 ईस्वी में एक नया शासक स्कंदगुप्त भारत, इसके बाद गुप्त वंश का जो शासक हुआ इसका कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया कि जो मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील थी सौराष्ट्र में यानी गुजरात के काठियावाड़ में जो निर्मित झील थी उसका इसने दोबारा से पुनरुद्धार कराया। और इसने पर्णदत्त को, पर्णदत्त नाम का एक व्यक्ति था, पर्णदत्त, इसको इसने सौराष्ट्र यानी गुजरात के काठियावाड़ के पास का जो क्षेत्र था वहां का इसने गवर्नर पर्णदत्त को नियुक्त कर दिया। और उसकी इसी के समय में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया और हुड़ों के आक्रमण को यह संभाल नहीं पाया। और इसके समय में इसके एक सामंत मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुड़ों को पराजित किया। यशोवर्मन ने हुड़ों को पराजित किया और वह जब उसने हुड़ों को पराजित कर दिया तो उसने क्या किया, गुप्त वंश के शासकों के खिलाफ भी विद्रोह उत्पन्न कर दिया। और सभी शासक धीरे धीरे, जितने भी सामंत थे, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और गुप्त वंश का पतन वहीं से शुरू हो गया। तो स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए वह पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त और चंद्रगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय, ऐसे करके शासक आए। और जो गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त। और गुप्त काल में ही गुप्त वंश का यह अंतिम शासक था। और गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें प्राचीन काल में सती प्रथा का पहला उल्लेख किसके शासन काल में मिलता है, तो वह मिलता है शासक भानुगुप्त के। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो मिलता है यह भानुगुप्त द्वारा लिखित एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें 510 ईस्वी में, 510 एनो डोमिनी में, 510 ईस्वी में किसी भोजराज नाम के सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और विष्णु गुप्त वंश में यह जो गुप्त वंश के लोग थे यह विष्णु धर्म या मतलब वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका जो प्रमुख राज्य चिन्ह था वह था भगवान विष्णु का, जिसे सवारी कहते हैं, भगवान विष्णु की सवारी गरुड़, ये गुप्तों का प्रमुख राज्य चिन्ह था। और समुद्रगुप्त को ऐसा बताया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत और कला में बहुत ही अधिक रुचि रखता था। ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो गुप्त काल के सिक्के हैं उसमें समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा में दिखाया गया है, जिससे यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त महान संगीत प्रेमी था। और इन्होंने गुप्त वंश के समय में मंदिर बनाने की जो निर्माण शैली थी या मंदिर बनाने की जो कलाएं थी उसको इन्होंने बहुत ही विकसित किया।
इनके समय में कला और साहित्य का बहुत ही विकास हुआ, जिसके कारण गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग या भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब 6वीं शताब्दी आते आते गुप्त वंश का हुड़ों के आक्रमण के बाद सभी सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होता चला गया। इसके बाद नए नए राजवंश आए, जिनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति वंश, इन वंशों का उद्भव हुआ और गुप्त वंश का पतन हो गया। गुप्त वंश की जो प्रमुख स्मृतियां हैं, गुप्त वंश के समय कुछ प्रमुख स्मृतियों की रचना हुई, जिसमें नारद, कात्यायन, इन और इत्यादि इन दो प्रमुख स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई और वात्स्यायन द्वारा लिखित काम सूत्र की रचना भी गुप्त वंश में हुई। वात्स्यायन द्वारा लिखित काम सूत्र की रचना भी गुप्त वंश के ही समय में हुई। इनके समय में मंदिरों का बहुत ही अच्छा निर्माण किया जाने लगा। इनके समय में ही ललितगढ़ का दशावतार मंदिर निर्मित है। ललितगढ़ का इनके समय की जो प्रमुख कृति है वह है ललितगढ़ का दशावतार मंदिर। तो दोस्तों, गुप्त वंश के शासनकाल में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।